हेलो दोस्तों। तो आज हम बेसिक ऑफ अकाउंटिंग्स के वो सारे टॉपिक जो रह गए थे हम आज उसकी डिस्कशन करेंगे। लास्ट क्लास में हमने जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उस वीडियो में आपने देखा होगा कि उसमें आपने सीखा व्हाट इज बिजनेस। ठीक है। फिर बिजनेस चलाने के लिए आपको कैपिटल चाहिए, फिर एसेट चाहिए, फिर लायबिलिटी चाहिए, फिर रेवेन्यू क्या होता है, फिर एक्सपेंस क्या होता है ना। आज हम सीखेंगे इनकम के बारे में। ठीक है। तो इनकम का डेफिनेशन बड़ा ही छोटा सा है, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंस। आपने जितना रेवेन्यू कमाया उसमें से एक्सपेंस घटा दो, और ये रेवेन्यू जितना एक्सेस होगा एक्सपेंस से वही हमारा क्या है, इनकम। मैं आपको एक देखो ध्यान से, जैसे सपोज करो कि आपने 22,000 रुपए का खर्च किया, रेवेन्यू अर्न किया, जिसमें से आपने खर्च कितना किया, 20,000। खर्च कितना किया बेटे, 20,000। तो ये 2,000 आपका क्या है, इनकम। यदि आपने रेवेन्यू 25 का अर्न किया होता और 20 का खर्च किया होता तो बताओ 5,000 ही आपका क्या बन जाएगा, इनकम। क्लियर है। अच्छा, इस एक्सपेंस को ध्यान रखना है। देखो, इन रियलिटी हम लोग दो अकाउंट बनाते हैं। जब अकाउंटिंग टर्म में सीखेंगे, अकाउंटिंग में सीखेंगे, तो वहां पे दो अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा पीएल अकाउंट। तो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं बेटे, तो रेवेन्यू में से ये जो एक्सपेंस माइनस करते हैं ना, ये एक्सपेंस डायरेक्ट वाला होता है। ठीक है। तो ये जो इनकम आता है ना, इस इनकम को हम नाम देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्या नाम देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। और फिर इस इनकम में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे घटा देते हैं ना, तब प्रॉफिट आता है। तो इनकम और प्रॉफिट ध्यान से सुनना, कब डिफरेंस हो जाता है, यदि रेवेन्यू में से सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस घटा तो इनकम है, रेवेन्यू में से ऑल एक्सपेंस घटा मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों घट गया तो फिर यही इनकम है, यही प्रॉफिट है। क्लियर है, कोई कष्ट नहीं है। अब अगली बात सुनना, लॉस क्या है फिर सर, एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर द रेवेन्यू। यानी आपने जितना रेवेन्यू कमाया उससे ज्यादा आपके पास एक्सपेंसेस था। इसी एग्जांपल में देखो, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखना। फॉर्मूला यही होगा, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, बट यहां कहानी कुछ और होगा। ध्यान से देखना कैसे, यहां जो आएगा वो माइनस फिगर में आएगा रिजल्ट, तभी लॉस बनेगा। वो कैसे आएगा, ध्यान से देखना। सर, मैंने 22,000 रुपए का रेवेन्यू अर्न किया, बट खर्चा कितना किया था, 24,000। तो 22,000 में से 24,000 घटाओगे तो -2,000 आएगा। तो ये जो -2,000 है बेटा जी, यही आपका लॉस है। इस केस में आप गौर से देखोगे तो आपका एक्सपेंस ज्यादा है रेवेन्यू से। क्या ज्यादा है, एक्सपेंस। तो यदि रेवेन्यू एक्सेस है एक्सपेंस से तो इनकम है, और यदि एक्सपेंस एक्सेस है रेवेन्यू से तो फिर क्या हो जाएगा बेटे, आपका लॉस। क्लियर है। तो इनकम, लॉस, प्रॉफिट, ये तीनों बातें समझ में आ गया। अब अगली बात आती है गेन। ये क्या है, ये देखो, कहते हैं इट इज द मॉनेटरी प्रॉफिट और एडवांटेज अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स। या तो आप एसेट बेचते हो या फिर इन्वेस्टमेंट विच आर नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये जो गेन होता है ना, आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं होता। क्लियर है। जैसे सपोज करो कि आप बिस्किट बनाते हो और बिस्किट बेचते हो। ठीक है। तो बिस्किट बनाया और फिर उसको आपने सेल किया, तो जो सेल किया वो आपका बिस्किट बनाना और बेचना, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। क्लियर है। लेकिन आपने एक अपना एसेट बेच दिया, अब उसमें आपको प्रॉफिट हो गया, तो वो प्रॉफिट बेटे आपके लिए गेन कहलाता है। क्लियर है, समझ में आ रही बात। बिस्किट वाला जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट की चर्चा ऊपर हुई है, जो गेन है ना वो है जो आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का नहीं है, बट आपको एक्स्ट्रा कहीं से प्रॉफिट मिला है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं बेटे, गेन। समझ में आ गई बात, गुड। अब अगली बात ध्यान से सुनना, ये चार नाम, पहला प्रीपेड एक्सपेंस, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस,
ये दो नामों से जाना जाता है, प्रीपेड एक्सपेंस या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। प्रीपेड नाम से ही पता चल रहा है कि पहले पे हो गया, यानी एन एक्सपेंस विच आर नॉट ड्यू, यानी अभी देना नहीं था, पे करना नहीं था, बट पेड, लेकिन हमने पे कर दिया। तो वो खर्चा जो अभी आपको देना नहीं है बट आप किसी कारणवश उसको पे कर देते हो, तो वो आपके लिए क्या बन जाता है, प्रीपेड, या उसको हम बोलते हैं अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना एक और बात इसमें, जब भी आप प्रीपेड एक्सपेंस करते हो ना, तो आप यदि किसी सर्विस के अगेंस्ट में किया तो आपके पास एक राइट आ जाता है टू रिसीव सर्विसेज। यदि गुड्स के अगेंस्ट में करते हो तो आपके पास एक राइट आ जाता है कि वो गुड्स आप एक्वायर कर लो। क्लियर है? और जैसे ही आपके पास कोई राइट एग्जिस्ट होता है तो बेटे वो प्रीपेड एक्सपेंस आपके लिए एसेट्स बन जाता है। क्या बन जाता है? एसेट्स। तो प्रीपेड एक्सपेंस हमेशा करेंट एसेट माना जाता है, इसी वजह से क्योंकि आपके पास एक राइट आ जाता है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। आपके पास दो मोबाइल सिम दो तरह की होती है, एक प्रीपेड और दूसरा पोस्ट पेड। प्रीपेड में क्या है, पहले पैसा दो फिर इस्तेमाल करो। पोस्ट पेड में क्या है कि पहले इस्तेमाल करो बाद में पैसा दो। यही है ना कहानी, मंथली पेमेंट सिस्टम चलता है। तो जरा सोच के देखो और बताओ, प्रीपेड यदि हुआ तो जैसे ही आपने पेमेंट तो कर दिया, लेकिन क्या वो बैलेंस जो आया आपने यूज किया? नहीं, अब आप यूज करेंगे। तो वो पैसा जो आपके पास बैलेंस आया वो आपके पास क्या लेके आया? अधिकार। किस चीज का? उस सर्विसेज को यूज करने का। इसलिए बेटे ये आपके लिए करंट एसेट्स है। क्लियर है? उसी तरह आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब एन एक्सपेंस विच आर ड्यू, ड्यू बट नॉट पेड, मतलब देना था दिया नहीं है। ठीक है? तो देखो इसको ना कुछ लोग आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलेंगे, कुछ लोग एरियर बोलते हैं, एरियर ऑफ सैलरी, कुछ लोग तो बोलेंगे सैलरी ड्यू, सैलरी ड्यू। ये देखो ध्यान से, आपको ध्यान देना है, आउटस्टैंडिंग का मतलब भी बाकी है, पैसा नहीं मिला, ड्यू है। एरियर का मतलब भी वही है, और यहां सिर्फ ड्यू लिखा है तब भी उसका मतलब यही है। ड्यू का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड। ठीक है? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में ये तीन शब्द याद रखना है। एक तो आउटस्टैंडिंग, किसी भी एक्सपेंस के बगल में या पहले या आगे या पीछे कहीं भी आउटस्टैंडिंग लगा है तो इसका मतलब वो खर्चा आपने अभी पे नहीं किया है, जबकि आपको पे करने की ऑब्लिगेशन अराइज हो चुकी है। क्लियर है? एरियर लिखा हो तो भी उसका मतलब यही है, ड्यू लिखा है तो भी उसका मतलब यही है। चलो, उसी तरह एक्रूड इनकम कहता है एन इनकम विच आर अर्न बट नॉट रिसीव्ड, मतलब आपने कमा तो लिया लेकिन अभी आपको रिसीव नहीं हुआ है, अभी आपको रिसीव नहीं हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं बेटे एक्रूड इनकम। क्या बोलते हैं? एक्रूड इनकम। उसी तरह एडवांस इनकम का कॉन्सेप्ट आता है, कहता है एन इनकम विच आर नॉट अर्न, आपने अभी कमाया नहीं है बट रिसीव, लेकिन आपने रिसीव कर लिया। तो ध्यान से सुनना बेटे, जैसे आपको कमीशन एडवांस मिल गया तो ये एडवांस जो है ना ये आपके लिए ऑब्लिगेशन बन गया और एक्रूड आपके लिए एसेट बन गया। तो एक्रूड इनकम एसेट्स होता है, करेंट एसेट्स। एडवांस इनकम करंट लायबिलिटीज होती है। आउटस्टैंडिंग सैलरी या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी होता है। प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट्स होता है। इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो ये बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गया होगा अब आपको। अभी भी कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो मैं आगे चलता हूं। अब बात करते हैं बेटे स्टॉक। ये आपने सीखा, करेंट एसेट के एग्जांपल में दिया था ना स्टॉक, उसको अदरवाइज क्या बोलते हैं बेटे? इन्वेंट्री। क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री। अब ध्यान ध्यान से सुनना, जब भी हम स्टॉक की बात करते हैं ना तो स्टॉक दो तरह का होता है। सॉरी, स्टॉक, तो आप सबसे पहले डिसाइड करो कि आप बिजनेस कौन सा करते हो। या तो आप ट्रेडिंग बिजनेस करोगे या फिर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करते हो। ठीक है? ट्रेडिंग बिजनेस यदि करते हो ना, ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं बात करता हूँ ट्रेडिंग बिजनेस की। तो यदि आप ट्रेडिंग बिजनेस करते हो ना बेटे, तो उसमें सबसे पहले जब पहली बार आपने बिजनेस स्टार्ट किया, ध्यान से देखना, उसमें सबसे पहले क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक। और यही क्लोजिंग स्टॉक अगले दिन बिगनिंग में क्या बन जाता है बेटे? ओपनिंग स्टॉक। यही कॉन्सेप्ट होता है। अब ध्यान से सुनना, ट्रेडिंग बिजनेस में कैसे क्लोजिंग स्टॉक राइज होता है, मैं आपको देखो यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ।
मैंने गुड्स खरीदा 1000 यूनिट्स। मैंने गुड्स कितने का खरीदा? 1000 यूनिट्स की, जिसकी कीमत कितनी है बेटे? 10,000। ठीक है, यानी एक यूनिट की कीमत 10 रुपए। कोई कष्ट है किसी को? नहीं। इसमें से मैंने 800 यूनिट सोल्ड कर दिया। इस पर्टिकुलर पीरियड में, जो भी हमारा पीरियड है, उसमें हमने 800 यूनिट बेच दिया। तो कितना मेरे पास बच गया जो अनसोल्ड है? बोलो ना, 200। वेरी गुड। तो ये जो 200 होता है ना, यही 200 जो बच गया वो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लोजिंग स्टॉक। और यही क्लोजिंग स्टॉक अगले दिन, यानी यदि 31 मार्च को मैं देख रहा हूं ये क्लोजिंग स्टॉक है, तो यही सेम क्लोजिंग स्टॉक 1 अप्रैल को क्या बन जाएगा नेक्स्ट ईयर में? ओपनिंग स्टॉक। क्या बन जाएगा बेटे? ओपनिंग स्टॉक। तो ध्यान से देखो, ट्रेडिंग बिजनेस में दो तरह के स्टॉक या इन्वेंट्री पाए जाएंगे, या तो क्लोजिंग या फिर ओपनिंग। अब एक बात याद रखना, यदि आपने पहली बार बिजनेस स्टार्ट किया है, ये देखो, व्हेन द बिजनेस स्टार्टेड न्यूली, मतलब फर्स्ट टाइम, आप ऐसे लिखो, फर्स्ट टाइम, देन देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक। तो उस समय कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं होता, कोई गुंजाइश नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम आप मार्केट से गुड्स परचेज करके लाओगे, फिर उसमें से बेचोगे, फिर जो बचेगा वो अनसोल्ड स्टॉक ही क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। और ये क्लोजिंग स्टॉक अगले साल या अगले दिन क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक। और फिर ओपनिंग क्लोजिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। यानी फर्स्ट टाइम में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक नहीं होता। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। यदि मेरा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है तो बेटे यहाँ पे स्टॉक 3 वैरायटी में आएंगे। एक तो रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक होगा, फिर वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस होगा, फिर फिनिश्ड गुड्स का, ये फिनिश्ड गुड्स है, फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक होगा। कॉन्सेप्ट वही है जो आपने ट्रेडिंग में सीखा। जैसे देखो ध्यान से, मैंने 1000 यूनिट रॉ मटेरियल का खरीदा, बोलो, उसमें से 800 यूनिट भेज दिया प्रोडक्शन के लिए, 200 यूनिट मेरे पास बच गया, अभी इसका प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो ये 200 मेरा क्या बन जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। और अगले दिन यही 200 क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। तो रॉ मटेरियल क्लोजिंग और ओपनिंग समझ में आया? अच्छा, अब ध्यान से सुनना, मैंने 800 यूनिट प्रोडक्शन के लिए भेजा था, उसमें से 600 यूनिट फिनिश्ड गुड्स बन गया, 200 का अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है। मतलब वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है ना ये रॉ मटेरियल है ना ये फिनिश गुड्स है, कहीं इन दोनों प्रोसेस के बीच में है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, WIP शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? WIP। तो 800 यूनिट हमने भेजा था रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के लिए, उसमें से 600 यूनिट फिनिश गुड्स में शिफ्ट हो गया, अभी भी 200 बचा है, तो ये 200 मेरा क्या बन जाएगा? क्लोजिंग। और अगले दिन यही 200 यूनिट क्या बन जाएगा? ओपनिंग। क्लियर है? इसके बाद यदि फिनिश गुड्स की बात करें तो हमने 600 यूनिट कंप्लीट बना दिया था, बोलो हाँ, लेकिन 200 यूनिट अभी भी बचा हुआ है, मतलब फिनिश गुड्स में से अब 600 यूनिट हमने बना दिया, उसमें से 400 यूनिट हमने भेज दिया बेचने को, 200 यूनिट बच गया, तो ये 200 मेरा क्या बन जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। और यही अगले दिन क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। तो स्टॉक में आपको ये पहले चेक करना पड़ेगा कि आप कौन से बिजनेस कर रहे हो। यदि ट्रेडिंग बिजनेस करते हो तो आपके पास 2 ही स्टॉक आएंगे, या तो क्लोजिंग या तो ओपनिंग। और यदि मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो क्लोजिंग ओपनिंग यहाँ भी आएगा, बट यहाँ वैरायटी चेंज हो जाएंगे। देखो ध्यान से, रॉ मटेरियल में भी ओपनिंग हो सकता है, क्लोजिंग हो सकता है, वर्किंग प्रोग्रेस में भी क्लोजिंग और ओपनिंग हो सकता है, और जो आपके पास फिनिश्ड गुड्स है उसमें भी क्लोजिंग और ओपनिंग हो सकता है। अब ध्यान से सुनना बेटे, एक स्पेशल पॉइंट, ये देखो, एक ऐसी जगह, ध्यान से देखना, ये पूरा ये जगह है, एक ऐसा जगह जहां पे इंटरेस्टेड सेलर और इंटरेस्टेड बायर गेट टुगेदर होते हैं। इस पूरे जगह को जानते हो क्या बोलते हैं? मार्केट। क्या बोलते हैं? मार्केट। यानी मार्केट का डेफिनेशन क्या है बेटे? अ प्लेस वेयर इंटरेस्टेड बायर और इंटरेस्टेड सेलर गेट टुगेदर होते हैं और अपनी कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करते हैं। कोई कष्ट है किसी को? नो। अब ध्यान से सुनना, अब मैं आपको बताता हूं, ये जो मिस्टर रामलाल है, ये देखो, ये जो पर्सन है ना, ये मिस्टर रामलाल है, ये देखो मैंने इनका नाम लिख रखा है नीचे। ठीक है, ये रामलाल है। ये पर्सन कुछ बेचते हैं,
और जब ये पर्सन कुछ बेचते हैं तो इनको लोग क्या बोलते हैं? सेलर। क्या बोलते हैं? सेलर। ये बीच में ऐसा लाइन है, देखो ध्यान से, इसको क्या बोलते हैं बेटे? सेलर। ठीक। और ये है श्यामलाल। ये कौन है? श्यामलाल। देखो इनका नाम क्या है बेटे? श्यामलाल। और ये कुछ खरीदना चाहते हैं तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? बायर। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, जो ये रामलाल है, जब श्यामलाल को गुड्स बेचेगा तो यहां दो बातें हो सकती है, या तो वो कैश में बेचेगा, बोलो, कैश में बेचेगा, तो इस ट्रांजेक्शन को हम बोलते हैं कैश ट्रांजेक्शन। क्या बोलते हैं? कैश ट्रांजेक्शन। यहाँ कैश ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है बेटे? तो ध्यान से सुनना, कैश ट्रांजेक्शन का यहाँ मतलब होता है, यहाँ मैं आपको समझा दूं, कैश ट्रांजेक्शन यहाँ इसका मतलब होता है जहां पे इमीडिएट सेटलमेंट हो जाए। क्या हो जाए बेटे? इमीडिएट सेटलमेंट ऑफ कैश। इमीडिएट सेटलमेंट ऑफ कैश। ठीक है? अब यदि इमीडिएट सेटलमेंट होता है कैश में तो वैसे ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटे? कैश ट्रांजेक्शन। और इस केस में रामलाल सेलर ही रहेगा और ये श्यामलाल बायर ही रहेगा। क्लियर है? एक दूसरा ट्रांजेक्शन भी होता है। एक दूसरा ट्रांजेक्शन क्या होता है सर? दूसरा ट्रांजेक्शन होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कौन सा ट्रांजेक्शन बेटे? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। मतलब ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या होगा कि रामलाल ने गुड्स तो बेचा बट श्यामलाल कह रहा है पैसा मैं बाद में दूंगा। यानी यहाँ सेटलमेंट इमीडिएट नहीं होगा, सेटलमेंट को डेफर्ड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है बेटे? डेफर्ड कर दिया जाता है। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, यदि सेटलमेंट डेफर्ड हो जाए तो इसका मतलब होता है कि एक पार्टी ने गुड्स बेच तो दिया बट उसको पैसा अभी नहीं मिलेगा, कहीं बाद में मिलेगा। तो वैसे सिचुएशन में उस ट्रांजेक्शन का नाम है बेटे क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, जो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ तो रामलाल ने गुड्स क्रेडिट में बेचा, इसका मतलब कि श्यामलाल ने गुड्स क्रेडिट में परचेज किया होगा। बोलो, इसने परचेज किया होगा, इसने सेल किया है। रामलाल ने सेल किया है किसको? श्यामलाल को। और श्यामलाल ने परचेज किया है किससे? रामलाल से। ये दोनों बातें समझ में आया? अब ये सेल परचेज कैसे हुआ बेटे? क्रेडिट में। इसका मतलब कि रामलाल ने गुड्स तो बेच दिया लेकिन श्यामलाल ने क्या बोला होगा? मैं पैसे बाद में दे दूंगा। तो इस केस में बेटे इन दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें इन दोनों पार्टी का नाम चेंज हो जाता है और जो ये सेलर है वो सेलर ये बेटे बन जाता है क्रेडिटर। ये जो सेलर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। और ये जो बायर है वो बन जाता है डेटर। ध्यान से सुनना, रामलाल के लिए अब श्यामलाल क्या बन गया? डेटर। ठीक है? क्यों? क्योंकि रामलाल ने श्यामलाल को गुड्स बेचा है तो नाउ श्यामलाल हैज एन ऑब्लिगेशन टू पे मिस्टर रामलाल। या ऐसे सोचो, रामलाल हैज राइट टू रिसीव फ्रॉम श्यामलाल। दोनों बातें समझो। तो यदि रामलाल के पास अधिकार है किसी से पैसे लेने का जिसको उसने गुड्स या उधार में कुछ बेचा है तो बेटे ये पर्सन रामलाल के लिए क्या बन गया? डेटर। और सेम श्यामलाल के लिए, क्योंकि इसको पे करना है रामलाल को, तो रामलाल क्या बन जाएगा इसके लिए? क्रेडिटर। तो डेटर और क्रेडिटर, सेलर बायर, ये दोनों चीजें समझ में आ गई। कैश ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन समझ में आ गया, सेल परचेज ये भी समझ में आ गया, कोई कष्ट नहीं है। अब आगे सुनना ध्यान से। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रामलाल को पैसा आज चाहिए बट इसने बोला कि हम दो महीने बाद देंगे, या रामलाल को डाउट है कि देगा कि नहीं देगा। तो ध्यान से सुनना, रामलाल फर्दर क्या करता है कि इसके ऊपर एक बिल लिखता है, एक बिल ड्रॉ करता है।
किसके ऊपर बेटे? श्यामलाल के पास। अब ये बिल किसके पास आया? श्यामलाल के पास। और श्यामलाल इस बिल पे एक वर्ड लिखता है बेटे, एक्सेप्टेड। क्या लिखता है? एक्सेप्टेड। और जैसे ही इसने एक्सेप्टेड वर्ड लिखा और अपना सिग्नेचर किया, ठीक है, सिग्नेचर किया, तो ये बिल जो एक डॉक्यूमेंट था, कागज का टुकड़ा था, वो एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। और ये ध्यान से सुनना, डेटर, ये जो डेटर है, अब इसका नाम चेंज होके एक्सेप्टर बन जाता है या ड्रॉई बन जाता है। क्या बन जाता है बेटे? एक्सेप्टर या ड्रॉई। और क्योंकि रामलाल ने ये बिल लिखा था तो इसका नाम बेटे ड्रॉवर बन जाता है। ठीक है, ड्रॉवर या मेकर बन जाता है। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, होता क्या है कि जो बिल रामलाल ने लिख के दिया, इसने एक्सेप्ट किया, तो ये बिल श्यामलाल के लिए लाइबिलिटी बन जाता है और ये कहेगा कि मेरे लिए ये बिल्स पेबल है। क्या है? बिल्स पेबल। और यही बिल जब वो एक्सेप्ट करके रामलाल को रिटर्न कर देता है तो फ्यूचर में रामलाल को ये पैसा मिलने वाला है, तो इसके लिए बिल्स रिसीवेबल बन जाता है। क्लियर है? अब आप डेटर का डेफिनेशन देख लो, अंग्रेजी में कैसे लिखा हुआ है। इट रिप्रेजेंट दोज पर्सन और फर्म टू हुम गुड्स हैव बीन सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम देम। क्लियर है? यानी उस पर्सन को जिसको आपने गुड्स या सर्विसेज दिया है उधार पे, लेकिन अभी तक उससे पेमेंट नहीं मिला, तो वो पर्सन आपके लिए क्या बन जाएगा? डेटर। आप शॉर्टकट याद रखना कि जो सेलर होता है वही क्रेडिटर होता है और जो बायर होता है वही डेटर होता है। ठीक है? अब क्रेडिटर देखो, दोज पर्सन और फर्म फ्रॉम हुम, वहां था, देखो ध्यान से, टू हुम, जिसको बेचा, जिससे खरीदा, फ्रॉम होम, जिससे खरीदा या सर्विसेज लिया लेकिन अभी तक उसको पेमेंट नहीं दिया, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? क्रेडिटर। यहां तक क्लियर है? तो बताओ। अब सुनो बेटे, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था रेवेन्यू और एक्सपेंस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सपेंडिचर। अब इसका डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है? एक्सपेंडिचर क्या होता है? देखो नॉर्मली ये दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है, बट थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे थोड़ा समझना। एक्सपेंडिचर का डेफिनेशन क्या है? कहता है एनी कैश गोइंग आउट ऑफ बिजनेस और इनकरिंग लायबिलिटी फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स, सर्विसेज इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। जरा समझो, यदि आपके पास पैसा है और उस पैसे से आपने यदि एसेट्स या गुड्स या सर्विसेज अवेल करे हैं, खरीदे हैं या सर्विसेज लिए हैं, तो ये भी आपके लिए जो पैसा आपने दिया वो सब क्या है? खर्चा है। ठीक है? यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आपने क्या किया? आपने लायबिलिटी इनकर्ड कर दिया। इसका मतलब उधार में, क्रेडिट में आपने या तो एसेट खरीदा या गुड्स खरीदा या सर्विसेज लिया, तो वो भी आपके लिए क्या है? एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर समझ में आया? अब ये एक्सपेंडिचर बेटे तीन तरह के होते हैं, सुनना ध्यान से। एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबसे पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और तीसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो पहले मैं आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना। कहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है an expenditure which is incurred for the purpose of, अब ध्यान से सुनना, यदि यहाँ एक्सपेंडिचर लिखा है या तो इसका मतलब हुआ कि या तो मैंने कैश में या फिर मैंने उधार में खर्चा किया। किस लिए किया? कहता है कि या तो, ध्यान सुनना, टू अक्वायर, क्रिएट या इंप्रूवमेंट ऑफ एसेट्स। अब ध्यान से सुनना, या तो मैंने एसेट खरीद लिया, या तो फिर मैंने अपने घर पे एसेट क्रिएट किया, या फिर कोई एसेट था उसको इंप्रूव किया। ठीक है? इंप्रूव का मतलब होता है जैसे पुरानी साइकिल थी, सिर्फ उसके, ध्यान से सुनना, पुरानी साइकिल के सिर्फ फ्रेम बचे थे,
अब मैंने जाके टायर, ट्यूब, रिम, हैंडल पैंडल सब कुछ लगवा के उसमें नया कर दिया, तो बताओ इसको हम बोलते हैं इम्प्रूवमेंट। आपने एक मूवी देखी थी टार्जन द वंडरफुल कार, उसमें हीरो होता है वो कबाड़ी वाले के यहाँ से गंदी सी कार लेके आता है और उस पर वो खर्च करता है और उसको इम्प्रूव करके एक नई कार बना देता है। तो बेटे उस पर जितने खर्च हुए वो सब के सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यानी यदि आपने कोई एक्सपेंडिचर इंकर्ड किया किसी एसेट को खरीदने के लिए तो वो आपका सारा का सारा एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। आपने एसेट को क्रिएट किया तो भी सारा का सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा, और यदि आपने इंप्रूव किया तो भी आपको सारा का सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। क्लियर है? दूसरी बात, और एक तो लाइन ये क्लियर हो गया। दूसरी बात कहता है कि यदि आपने कोई एसेट्स खरीदा, एक्वायर किया या क्रिएट किया, सुना ध्यान से, आपने कोई एसेट खरीदा या एक्वायर किया, एक ही बात है, या क्रिएट किया, और उस समय ऐसा कोई एक्सपेंडिचर जो नेसेसरी था, मतलब जो खर्चे आपने किए वो जरूरी था उस एसेट को एक्वायर करने के लिए या क्रिएट करने के लिए, यदि आपने ऐसा किया तो वो खर्चा भी कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। पढ़ो दूसरा लाइन, एक्सपेंसेस नेसेसरी फॉर द अबव परचेज मतलब एक्वायर और क्रिएशन ऑफ एसेट्स। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना। आपने एसेट परचेज किया, अब परचेज करके अपने घर लेके आ रहे हो तो उस पर कैरेज फ्रेट दे रहे हो, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का ही पार्ट माना जाएगा। क्लियर है? आपने कोई एसेट क्रिएट किया, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया, बोलो, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया, कोरोना चल रहा है, आपने वैक्सीन बनाया, उस पर रिसर्च कर रहे हो और उसकी पेटेंट यदि करवाते हो तो उस वो खर्चा जरूरी है पेटेंट के लिए, उस एसेट के लिए। तो जैसे ही आपने पेटेंट पे खर्चा किया वो नेसेसरी है, तो वो खर्चा भी कैपिटलाइज होगा, उसको भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्लियर है? और तीसरी बात, तीसरी बात क्या कहता है, टू ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस, या तो आपने ऐसा एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया जिससे उस एसेट का एग्जिस्टेंस हो सके, ठीक है, वो अस्तित्व में आया, मतलब वो आपने एक्सपेंडिचर नहीं किया होता तो वो अस्तित्व में नहीं आता। एंड एडवांटेज और बेनिफिट ऑफ एन इंड्योरिंग नेचर, और जो आप ये सारे एक्सपेंडिचर कर रहे हो ना उसकी बेनिफिट आपको एक साल से ज्यादा समय के लिए मिलने वाला है, ठीक है, तो वो एक्सपेंडिचर भी आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। क्लियर है? फिर से सुनना, यदि आपने कोई ऐसा एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया जिससे किसी एसेट की एग्जिस्टेंस आ जाए, ठीक है, मतलब अस्तित्व में आ जाए, या फिर वो जो आपने खर्च किया उसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा मिलने वाला है, तो बेटे उस खर्च को भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर मानोगे। ठीक। दूसरा, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी और कैपेसिटी, आपने ऐसा एक्सपेंडिचर इंकर्ड किया जिससे आपकी एसेट की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए या आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाए, तो वैसे सिचुएशन में ये भी आपके लिए क्या माना जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहां तक क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, सर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलवेज बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाए जाते हैं। इसका मतलब कि जितने फिक्स्ड एसेट्स होते हैं ना, चाहे वो टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, वो सब के सब क्या है बेटे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप गौर से यदि फिक्स्ड एसेट को देखो तो आप क्या करते थे, आप एसेट को एक्वायर क्रिएट करते थे, उसको बिजनेस में यूज करते थे और उस पर डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज करते थे। तो रियलिटी में यदि आपने कोई खर्चा किया, ठीक है, और उस खर्चे का बेनिफिट आपको एक साल से ज्यादा मिल रहा है, तो हम उसको क्या मान लेते हैं बेटे, एसेट्स, और इसलिए बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाते हैं। ये डायरेक्टली आपके इनकम को रिड्यूस नहीं करता, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा नहीं है कि आपने आज इनकर्ड किया और सारा का सारा एक्सपेंडिचर उठा के पीएल अकाउंट में डेबिट कर दो, ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है कि ये आपके डायरेक्टली इनकम को रिड्यूस नहीं करता, ये धीरे धीरे डेप्रिसिएशन के नाम से रिड्यूस करता है, और ये इसीलिए बेटे ये कैपिटल रिसिप्ट के साथ मैच नहीं करता। ठीक है, और ये नॉन रिकरिंग नेचर होता है। ये रिकरिंग नेचर के मतलब रेगुलर बेसिस पे नहीं होता, ये कभी कभी होता है। आप रोज रोज बाइक नहीं खरीदते, कभी कभी खरीदते हो।
तो ये 4 प्रॉपर्टी है जिसको देख के आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है सर, एग्जाम्पल दो। अब ध्यान से सुनना। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, आपने कोई फिक्स एसेट परचेज किया? बोलो हाँ। आपने फिक्स एसेट परचेज किया तो अक्वायर किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपने सेकेंड हैंड एसेट खरीदा, टार्जन द वंडरफुल कार, और उस सेकेंड हैंड पे अब देखो वो भी आपके लिए एसेट्स है, और उस पे ओवरऑलिंग एक्सपेंस, यानी पुट सेकेंड हैंड मशीन इन वर्किंग कंडीशन। आप सेकेंड हैंड एसेट को वर्किंग कंडीशन में ला रहे हो, तो सेकेंड हैंड मशीन को वर्किंग कंडीशन में लाने तक के जितने खर्चे होते हैं बेटे वो सब कैपिटलाइज होता है, क्योंकि उसको हम ओवरऑलिंग बोलते हैं। ठीक है। रिपेयर ऑफ ओल्ड एसेट्स, ये ओल्ड एसेट्स आपने रिपेयर कराया है इस तरीके से ताकि वो वर्किंग कंडीशन में आ पाए। ठीक है, तो इसको भी हम कैपिटलाइज करेंगे। ये ओवरऑलिंग एक्सपेंस का ही पार्ट मानते हैं, ये नॉर्मल रिपेयर नहीं है। ठीक है, यदि ये नॉर्मल रिपेयर हुआ तो बेटे फिर ये आपका रेवेन्यू ट्रीट किया जाएगा। क्लियर है? अब आपने कोई प्रॉपर्टी या एसेट खरीदा और उसके लिए कोई आपको लीगल स्टैम्प ड्यूटी वगैरह या फीस कुछ पे करना होता है, तो बेटे वो भी आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट माना जाता है। कोई आपने एसेट खरीदा जिसमें लाइसेंस फी पे करना है, जैसे दारू का ठेका ले रहे हो तो गवर्नमेंट को आपको लाइसेंस फी पे करना होता है, तो ये भी आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अब जरा सोचो, आप कोई फैक्ट्री का बिल्डिंग बना रहे हो। ठीक है, फैक्ट्री बिल्डिंग बना रहे हो या ऑफिस का बिल्डिंग बना रहे हो। अब बिल्डिंग बनाने के लिए एक दिन में तो बिल्डिंग बनता नहीं है, बहुत सारे समय लगते हैं। तो बेटे उस टाइम पे यदि आपने वहां पे मजदूरों को रहने के लिए और स्टाफ को, कुछ जो वहां के सुपरवाइजर है उनको रहने के लिए एक छोटा सा टेम्पोररी हट बना दिया, झोपड़ा, ठीक है, या छोटा सा घर बना दिया जो टेम्पोररी है, तो उसमें भी तो खर्चा लगा होगा, तो वो खर्चा भी कंस्ट्रक्शन का ही पार्ट माना जाएगा और ये भी कैपिटलाइज होगा, यानी ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही माना जाएगा, यानी ये खर्चे भी बिल्डिंग के कॉस्ट में जोड़ दिया जाता है। क्लियर है? अच्छा, अब ध्यान से सुनना। यदि आपने कोई लोन लिया, क्या लिया बेटे आपने? लोन ऑन बोरोइंग फॉर अ पीरियड प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। अब ये थोड़ा समझोगे। अब जरा सुनना बेटे, यहां पे ये मान लो 1/4/2020 है। ठीक है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे ध्यान देना, ये 1/4/2020 है। यहां पे आपने लोन लिया, ठीक है, और आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ यहां पे, आपने बिजनेस स्टार्ट किया यहां पे, यानी मान लो आपने जून में स्टार्ट किया 2020 में, जून 2020 में स्टार्ट किया। ठीक है, लोन कब लिया था बेटे? अप्रैल में। बिजनेस स्टार्ट यहां हुआ, ठीक है, और लोन की रीपेमेंट यहां कर रहे हो। ठीक है, अब आगे साल कभी भी कर रहे हो। तो ध्यान से सुनना, इसने क्या बोला कि यदि आपने लोन लिया है बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, तो इस पीरियड का जो लोन पे इंटरेस्ट होगा ना बेटे, इसको हम बोलते हैं प्रायर पीरियड। क्या बोलते हैं? प्रायर पीरियड। तो ये जो इंटरेस्ट होता है ना, ये इंटरेस्ट भी कैपिटलाइज होता है, इसका भी नेचर कैपिटल नेचर का होता है। क्लियर है? एक और कॉन्सेप्ट है बेटे, इधर देखो, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ट्रायल रन ऑफ द प्रोडक्ट। अब ध्यान से सुनना, आपने यहां फैक्ट्री में प्रोडक्शन स्टार्ट किया तो मेन प्रोडक्शन स्टार्ट यहां से होगा। ठीक है, मेन प्रोडक्शन जो सेलेबल कंडीशन में है, मतलब हम मार्केट में इसको बेच सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम बेचते नहीं है। कंपनी क्या करती है, सबसे पहले ट्रायल करती है, कुछ गुड्स रॉ मटेरियल डाल के और प्रोसेस करके चेक करती है कि हाँ ये गुड्स बेचने लायक है या नहीं, गुड्स जो आ रहे हैं उसकी क्वालिटी वगैरह कैसा है, यहाँ पे वो ट्रायल करती है। ठीक है, तो ट्रायल करने में भी उसके ढेर सारे खर्चे होते हैं। तो कहता है कि यदि वो ट्रायल रन एक्सपेंसेस है तो उस एक्सपेंडिचर को भी हम क्या मानेंगे बेटे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है? दूसरी बात, यदि आपने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी या को बढ़ाने के लिए, जैसे मान लो आपकी बाइक या कार है जो डीजल इंजन की थी और आपने उसको कन्वर्ट कर दिया किस में? पेट्रोल इंजन में या सीएनजी में, ठीक है, या वाइस वर्सा कुछ भी,
तो यदि आप अपने इंजन को परमानेंटली किसी और इंजन से चेंज कर रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो, तो बेटे ये खर्चा भी जो होगा वो क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बोलो क्लियर है? तो ये एक बड़ा सा एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का डेफिनेशन खत्म हुआ। अब हम चर्चा करेंगे बेटे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, it is expenditure which is incurred to maintain the productivity और अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। अब ध्यान से सुनना, वहां पे अर्निंग कैपेसिटी और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाता है और ये मेंटेन करने की बात कर रहा है। वहां एसेट्स एक्वायर कर रहा था और यहाँ एसेट को मेंटेन करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो बेटे ध्यान से सुनना, ऐसा एक्सपेंडिचर जो आपने अपनी प्रोडक्टिविटी और अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस को मेंटेन करने के लिए या अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को चलाने के लिए नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, या जिसकी बेनिफिट इमीडिएटली मिल जाए, मतलब विद इन 1 ईयर जिसकी बेनिफिट मिल जाए, तो ऐसे सारे एक्सपेंडिचर बेटे क्या कहलाते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है? देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर में सिंपल सा दिमाग रखना, जहां से एसेट का क्रिएशन हो, एक्विजिशन हो या इंप्रूवमेंट हो, जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिले, ठीक है, जिससे अर्निंग कैपेसिटी या प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, ठीक है, तो वो सारे एक्सपेंडिचर क्या कहलाते हैं बेटे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और वो उसके अलावा जितने खर्चे हुए जिससे हम अपनी अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करके चले, अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को नॉर्मल तरीके से चलाने के लिए, और जिसकी बेनिफिट विद इन 1 ईयर रिसीव हो जाए, तो वो सारे एक्सपेंडिचर क्या कहलाते हैं बेटे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूरा का पूरा पीएल अकाउंट में चार्ज हो जाता है। मतलब आज आपने सैलरी पे किया तो पूरे साल की सैलरी एक ही बार में पीएल अकाउंट में डेबिट कर दो, जबकि साल में आपने एसेट खरीदा तो वो पूरा एसेट हम डेबिट नहीं करते, उस पर डेप्रिसिएशन जितना उससे बेनिफिट मिला उतना ही डेबिट करते। और इसलिए क्योंकि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो बेटे ये डायरेक्टली आपके इनकम को रिड्यूस कर देता है, जितना आपने कमाया उतना ही डायरेक्ट रिसिप्ट होता है। और ये मैचिंग प्रिंसिपल को भी फॉलो करता है, इसलिए बेटे ये रेवेन्यू रिसिप्ट के साथ ये मैच कर जाता है। ठीक है, जितने पीरियड का रेवेन्यू है उतने पीरियड का ही एक्सपेंस है। और मजे की बात, ये नॉन रेकरिंग नहीं होता, ये रेकरिंग नेचर का होता है। क्लियर है? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की ये डेफिनेशन है। अब बात करते हैं कि सर कोई एग्जाम्पल दो, तो अब ध्यान से देखना, करेंट पीरियड में आपने लोन लिया बिजनेस स्टार्ट होने के बाद, तो उस पे जो इंटरेस्ट दोगे वो बताओ आपके लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। ठीक है, यदि किसी से मनी ड्यू है, कोई कस्टमर है, देखो ध्यान से, कस्टमर है, अब कस्टमर है तो डेटर है, और डेटर है तो करेंट एसेट्स है। और इससे पैसा वसूलने के लिए यदि आपने कोई सूट फाइल कर दिया, केस कर दिया, तो जो ये केस में वकील साहब को पैसा दोगे वो सारा का सारा क्या माना जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कहता है रेगुलर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आप नॉर्मल तरीके से रेगुलर एडवर्टाइजमेंट करते हो जो भी आप प्रोडक्ट सर्विसेज को, जैसे एक्सपर्ट सीए क्या करता है, हर महीने हर रोज अपना पैम्पलेट बंटवाता है, तो ये इसका रेगुलर है बेटे एडवर्टाइजमेंट का तरीका। ठीक है, तो ये इसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन पे स्टॉक लेके जा रहे हो, रिमूव करा रहे हो एक न्यू साइट पे, तो बेटे उस पे ले जाने का जो किराया लगेगा उससे स्टॉक की कीमत नहीं बढ़ेगी, वो कैपिटलाइज नहीं होगा, उसको भी रेवेन्यू स्टॉक मानते हैं। ठीक है, अच्छा ये देखो मैंने बोल्ड कर रखा है बेटे, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, डिपॉजिट ऑफ मनी एज ए सिक्योरिटी। जैसे ध्यान से सुनना, सिक्योरिटी डिपॉजिट कहीं आप करते हो तो बेटे उसको एक्सपेंडिचर तो मानना ही नहीं है, तो मुद्दा ही नहीं है। यदि एक्सपेंडिचर नहीं है तो फिर सवाल ही नहीं होता कि ये आपका कैपिटल है या रेवेन्यू है। यदि आपने डिपॉजिट कहीं किया है तो वो आपके लिए एसेट्स है, और यदि किसी का डिपॉजिट आपने लिया है तो ये आपके लिए ऑब्लिगेशन है। ठीक है, क्लियर है? तो ये एक्सपेंडिचर तो है ही नहीं, इसलिए ना कैपिटल है ना रेवेन्यू है, और ये कई बार क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है। अच्छा, अब एक कंफ्यूजन वाला सवाल, ध्यान से सुनना, वो आगे आएगा। अब बात करते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कहता है कि वो एक्सपेंडिचर जिसकी पेमेंट तो हो गई
लायबिलिटी भी इनकर्ड हो गई, लेकिन अभी तक उसकी बेनिफिट नहीं मिल पा रही है और वो कैरी फॉरवर्ड होता जा रहा है इस प्रिजम्पशन पे कि बाद में अभी बेनिफिट उसके कई साल बाद अभी और भी मिलने वाले हैं। मतलब ध्यान सुनना, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो इनकर्ड तो हुआ, लेकिन हमें ऐसा लगता है, ये प्रिजम्पशन है कि बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलेंगे, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम एक बार में पीएल में डायरेक्टली डेबिट नहीं करते, इसलिए बेटे इसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और क्योंकि इसको हम, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एक बार ये पीएल में डेबिट नहीं हुआ, तो मान लो 1 लाख रुपए का आपने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया और आपने 20,000 रुपए का पीएल में डेबिट कर दिया, तो जो 80,000 बच गया, ये इस प्रिजम्पशन पे आपने बचाया, क्योंकि अभी आपने माना कि इसकी बेनिफिट अभी और आगे मिलेंगी, तो जैसे जैसे मिलती जाएंगी हम इसको डेबिट करते जाएंगे। अब मुद्दा ये है कि खर्चा तो है, लेकिन यदि ये बैलेंस शीट पे दिखाएंगे तो कहाँ दिखाएंगे? एसेट साइड में। किस नाम से? फिक्टिशियस एसेट्स। अब आपको लिंक हो रहा होगा, लास्ट क्लास में मैंने बताया था फिक्टिशियस एसेट्स। तो फिक्टिशियस एसेट्स ये वही एसेट्स है जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हो पाए हैं, रियलिटी में ये लॉस है। क्लियर है? तो ये तो थी कहानी कैपिटल एक्सपेंडिचर की, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डिटेल में। अब देखो बेटे, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटे रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब क्या? अब ध्यान से सुनना, आपने गुड्स बेचा तो उसका नाम क्या रखा? सेल। और उस गुड्स को बेचने के बाद, देखो ध्यान से, दो बातें होती हैं, एक तो आप गुड्स देते हो और सामने वाले से पैसे रिसीव करते हो। तो यहाँ रिसिप्ट का मतलब है मीन्स रिसीव्ड समथिंग इन अमाउंट लाइक कैश, चेक एक्सेट्रा। ठीक है? अच्छा, एक रिसिप्ट और होता है, एक रिसिप्ट होता है, एक रिसिप्ट होता है। रिसिप्ट मतलब एक्नॉलेजमेंट पेमेंट का, कि मैंने आपसे पैसा मुझे मिल गया, मैंने प्राप्त कर लिया, उसकी जो एक्नॉलेजमेंट जिस डॉक्यूमेंट पे दी जाती है उसको रिसिप्ट बोलते बेटे, वो रसीद होता है। ठीक है? और इस रिसिप्ट का मतलब जो आपने गुड्स बेचा उसका पैसा आपको रिसीव हो गया। ठीक है? तो जो अमाउंट रिसीव हो गया वो रिसिप्ट होता है, और जो उसकी एक्नॉलेजमेंट जिस डॉक्यूमेंट में मिलती है उसको रिसिप्ट बोलते हैं, और वो रसीद कहलाता है हिंदी में। दो बातें क्लियर है? रिसिप्ट। अब ये रिसिप्ट बेटे दो तरह के होते हैं, एक कैपिटल रिसिप्ट और दूसरा रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है कि वो रिसिप्ट जो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल। ये किसी खास मकसद से रिसिप्ट होता है, ये प्रॉफिट को अफेक्ट नहीं करता, और ये बिजनेस में लायबिलिटी साइड में जाता है। जैसे ध्यान से सोचना, आपने इशू ऑफ शेयर किया, बोलो हाँ। अब शेयर से आपको पब्लिक से पैसे मिले, तो वो जितने पैसे मिलेंगे वो आपके कौन से रिसिप्ट है बेटे? कैपिटल रिसिप्ट। आपने किसी से लोन बोरो किया, वो आपके लिए कौन सा रिसिप्ट है बेटे? कैपिटल रिसिप्ट। आपने बिजनेस में कैपिटल लगाया, वो भी आपके लिए कौन सा रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट। आपने एसेट्स बेच दिया, उससे जो पैसा मिला वो भी कौन सा रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर है? तो ये देखो इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये कहलाता है कैपिटल रिसिप्ट। अब रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? कहता है दोज रिसिप्ट विच आर अराइज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। देखो कैपिटल में क्या बोला कि वो जो रेवेन्यू नहीं है वो कैपिटल है और एक खास मकसद के लिए होता है। और ये क्या बोला कि भैया मैं तो रेकरिंग नेचर का हूं, मैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में रिसीव होता हूं। ठीक है? तो ये जनरल बिजनेस की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक बात नहीं करता है। ये डायरेक्टली इनकम को इम्पैक्ट करता है। भाई आपने सेल किया, जो पैसा आएगा वो सेल के थ्रू जाएगा और आपके प्रॉफिट बढ़ा देगा। ठीक है? और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में सारा रेवेन्यू के नाम पे जाता है, दिखाई देता है, और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ मैच करता है। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं बेटे? सेल ऑफ
सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कमीशन रिसीव्ड, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, ये सब आपके जो इन सब से जो पैसे मिलेंगे वो सब के सब क्या बेटे, रेवेन्यू प्रॉफिट, सॉरी रेवेन्यू रिसिप्ट। क्लियर है? इसके बाद हम प्रॉफिट की भी चर्चा कर ले। प्रॉफिट क्या होता है ये तो समझ में आ गया। अब प्रॉफिट भी बेटे दो तरह के होते हैं, कैपिटल प्रॉफिट और दूसरा रेवेन्यू प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट विच इज नॉट अर्न फ्रॉम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं है उसको हम बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। जैसे ध्यान से देखना, आपने इशू किया शेयर, बोलो, ऑन प्रीमियम, ऑन प्रीमियम। अब क्या होता है, 10 रुपए का शेयर आपने इशू किया जिसपे आपने पैसे कितने लिए बेटे, 12 रुपए, तो 2 रुपए एक्स्ट्रा लिया तो वो 2 रुपए आपके लिए कैपिटल प्रॉफिट माना जाएगा। ठीक है? रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, आप किसी को कैपिटल पे करते हो, 10 रुपए का कैपिटल आपने लिया था लेकिन पे कर रहे हो 9 रुपए, तो वहां 1 रुपए का फायदा हुआ, वो भी आपके लिए कैपिटल प्रॉफिट है। आप किसी से बोरो करते हो 10 रुपए की चीज, 10 रुपए की चीज आप मान लो, ऐसे समझो, आपने किसी से वादा किया कि आप मुझे आज 100 रुपए दो, मैं फ्यूचर में आपको 90 रुपए दूंगा। ठीक है? तो 10 रुपए का आपको फायदा हुआ, तो ये फायदा आपके लिए कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है। या उल्टा सोचो, सामने वाले को ये कहा कि मैं आपको देखो डिवेंचर इशू कर रहा हूं, जो 100 रुपए का डिवेंचर है उसका आपसे जो भी पैसा लूंगा वो 120 रुपए लूंगा, तो जो 20 रुपए एक्स्ट्रा है वो क्या है बेटे, कैपिटल प्रॉफिट। आपने यदि कोई एसेट बेच दिया और उस पर प्रॉफिट कमा लिया तो वो भी आपके लिए क्या है, कैपिटल प्रॉफिट। आपने याद किया होगा, इसी को हम लोग गेन बोलते थे। ठीक है? अब इसके एग्जाम्पल क्या है, देखो ध्यान से। कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट एक्सीडिंग ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब जितने का कॉस्ट है उससे भी ज्यादा में आपने बेच दिया तो जो उस एक्स्ट्रा पैसा है वो कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है। सिक्योरिटी प्रीमियम, याद है आपने कैपिटल इशू किया प्रीमियम पे। डिस्काउंट ऑन रिडेम्पशन, रिडेम्पशन का मतलब आपने रीपेमेंट किया कैपिटल का और उस पर आपको डिस्काउंट मिल गया। रीपेमेंट किया लोन का, उस पर आपको डिस्काउंट मिल गया, तो वो भी आपके लिए फायदा है। या इशू किया आपने लोन और उस पर प्रीमियम मिल गया, तो वो भी आपके लिए कैपिटल प्रॉफिट है। क्लियर है? रेवेन्यू प्रॉफिट क्या है, कहता है कि जो नॉर्मली ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हम कमाते हैं। जैसे ध्यान से सुनना, जो नेट प्रॉफिट हमने कमाया सेल में से सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस घटा दिया, जो बचा वो नेट प्रॉफिट है। यदि प्रॉफिट हमने कमाया लेकिन वो प्रॉफिट जो जो गुड्स हमने, जो एसेट्स हमने बेचा ना, वो कॉस्ट से बियॉन्ड नहीं है। प्रॉफिट तो है बट कॉस्ट से बियॉन्ड नहीं है। जैसे मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखना, गुड्स एसेट की कॉस्ट है, ये देखो एसेट की कॉस्ट है, इसको बुक वैल्यू समझना, बुक वैल्यू 20,000, बुक वैल्यू है 20,000, आपने बेचा कितने में इसको, 22,000 में। कितने बेचा, 22,000 में। तो बताओ 22,000 में से 20,000 घटा दो, कितना बचा, 2,000। तो ये जो 2,000 प्रॉफिट है ना, इसको हम बोलते हैं बेटे रेवेन्यू प्रॉफिट। सर कैपिटल प्रॉफिट कब होगा, ध्यान से देखना, कॉस्ट कितनी थी, 20, कितनी थी, 20, मैंने इसको बेचा 42,000 में। कितने में बेचा, 42,000 में। तो ध्यान से सुनना, 20 की चीज हमने कितने बेचा बेटे, 42,000 में। तो गुड्स की कॉस्ट तक के जो प्रॉफिट है, यानी 20,000 तक की प्रॉफिट क्या कहलाएगी, रेवेन्यू। और जो इससे बियॉन्ड 2,000 प्रॉफिट है वो क्या कहलाएगा, क्योंकि टोटल प्रॉफिट हमने कितना कमाया, 42, सॉरी 20 का चीज 42 में बेचे हो तो टोटल प्रॉफिट कितना कमाया, 22, 22 में से टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ द एसेट्स 20,000 रेवेन्यू प्रॉफिट कहलाएगा, और उसके बियॉन्ड जो प्रॉफिट कमाया ये कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा। तो ये कैपिटल प्रॉफिट है 2,000। क्लियर है? उसी तरह बेटे लॉस जो होता है, लॉस भी दो तरह का होता है, एक कैपिटल लॉस और दूसरा रेवेन्यू लॉस। कैपिटल लॉस क्या होता है, कहता है वो लॉस जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में राइज नहीं होते। जैसे आपने शेयर इशू किया, डिस्काउंट पे आपको लॉस हो गया, आपने कैपिटल रीपेमेंट की, प्रीमियम पे आपको लॉस हो गया, आपने एसेट्स बेचा उस पे लॉस हो गया, एक्सीडेंट के कारण लॉस हो गया, तो ये सब आपके बेटे कैपिटल लॉस होते हैं। जैसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ शेयर। क्लियर है? रेवेन्यू लॉस जो नॉर्मल बिजनेस में होता है उसको रेवेन्यू लॉस बोलते हैं, जैसे बैड डेब्ट्स, लॉसेज ऑन नॉर्मल ट्रेडिंग, लॉसेज ऑन डिस्काउंट, सॉरी लॉसेज ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, कैश डिस्काउंट जो देते हो वो भी आपका रेवेन्यू लॉस होता है। ठीक है?
अब ध्यान से सुनना, सुपर समरी। देखो बेटे, सबसे पहले आपने क्या सीखा, कोई भी बिजनेस, कोई भी बंदा सबसे पहले क्या करेगा, बिजनेस। बिजनेस होते हैं तीन तरह के। बिजनेस चलाने के लिए क्या चाहिए, कैपिटल, फिर एसेट्स, फिर लायबिलिटी, फिर रेवेन्यू, फिर एक्सपेंस, फिर एक्सपेंडिचर, फिर इनकम, फिर प्रॉफिट, फिर स्टॉक, डेटर, बीआर, क्रेडिटर, सेल, परचेज, मार्केट। ये कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल लॉस, रेवेन्यू लॉस, ये तमाम चीजें सब कुछ सीखने के बाद अब ध्यान से सुनना। अब ये जो हमारा रामलाल है, ये बंदा कौन है बेटे, रामलाल। इसने क्या किया, बिजनेस। इसने क्या किया, बिजनेस। आराम से देखना, ये मेरा रामलाल है, इन्होंने क्या स्टार्ट किया बेटे, बिजनेस। अब ये बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। बिजनेस करते करते 1 साल हो गया, ठीक है। रोज इनकी वाइफ देख रही है कि ये जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, घर पे क्या हो रहा है, ये क्या नाटक चल रहा है। तो एक दिन वाइफ से रहा नहीं गया, उन्होंने उनसे पूछा कि भाई ये क्या है, रोज सुबह आते हो, सुबह जाते हो, रात को आते हो और खा पी के सो जाते हो, चल क्या रहा है। तो उसने कहा कि तुम्हें पता है मैं बिजनेस कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, बिजनेस। तो ये जो इनकी वाइफ है, ध्यान से सुनना, रामलाली, इसने क्या बोला कि आप अपने बिजनेस के बारे में मुझे बताओ, जो आपने बिजनेस किया उसके बारे में बताओ कि आपके बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया या लॉस। आपके बिजनेस में जो कैपिटल है उसकी क्या पोजीशन है, जो आपके पास एसेट्स है वो कैसा है, किस तरह का है, उसकी क्या हालात है, वो आपका है या किसी और का है, कितना आपका है, कितना किसी और का है, वो सारी बातें बताओ मुझे। लायबिलिटी, लायबिलिटी के बारे में बताओ, कितने खर्च किए हो वो बताओ, कितना रेवेन्यू जनरेट करते हो वो बताओ। इतने सारे सवाल जैसे ही पूछा, किसने बेटे, रामलाल की वाइफ ने। बेचारा रामलाल कंफ्यूज हो गया और कह रहा है, हे भगवान, इतना क्वेश्चन, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि बिजनेस में इतने क्वेश्चन होंगे। मैं तो सिंपल बिजनेस कर रहा था भैया, मुझे तो नहीं पता ये क्या क्या पूछ रही है लड़की, ठीक है। अब ये बड़ा कंफ्यूज हो गया, ठीक है। और जब इंसान कंफ्यूज होता है और बीवी से सताया जाता है, तो बताओ वो कहाँ जाता है, दोस्तों के पास। कहाँ जाता है, दोस्तों के पास, पड़ोसियों के पास। तो रामलाल भी जाके, देखो ध्यान से, अपने पूरे दोस्तों से मिला, सबसे बोला कि भाई ये देखो मेरी बीवी ने जीना हराम कर रखा है, वो कह रही है कि बिजनेस कर रहे हो तो ये सारी चीजें बताओ क्या है, कैसा है। ये देखो यहाँ कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, इनसे मिला, फिर कुछ इधर भी लोग हैं, इनसे मिला। अब मिलने के बाद ध्यान से सुनना, सबने इसको सलाह दिया, ये जितने लोग हैं सबने सलाह दिया कि इतनी सी बात के लिए क्यों टेंशन ले रहा है, काम कर, क्या, यू शुड कीप अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस। ध्यान से सुनना, कहता है कि जो तुम बिजनेस में ट्रांजेक्शंस करते हो ना, उनका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कर दो। क्या कर दो बेटे, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। अब जैसे ही ये बात लोगों ने कहा कि हर ट्रांजेक्शन का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कर दो, रामलाल फिर कंफ्यूज। ये कह रहा है कि भाई अब ये क्या है, अब ये कौन सा नया माजरा है, ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड क्या होता है और ट्रांजेक्शन क्या होता है। तो लोगों ने कहा कि भाई इसके लिए तो तुम्हें अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, अकाउंटिंग। और तुम्हें अकाउंटिंग के बारे में जानना है तो फिर तुम्हें किससे मिलना पड़ेगा, बोलो, भूषण सर से। क्लियर है, तब तो मेरे पास आना पड़ेगा। उसने कहा चलो ठीक है, हम मिल लेते हैं, देखते हैं अकाउंटिंग क्या होता है, कैसा होता है। अब बेटे ध्यान से सुनो, मजाक मजाक में ये 2 लेक्चर में मैंने आपको क्या सिखाया, आपको ये पता चला, आपके माइंड में क्लियर कट पिक्चर डाल दिया मैंने कि अकाउंटिंग क्यों पढ़ते हो। देखो ध्यान से, यदि कोई बंदा बिजनेस करना चाहता है तो बिजनेस करने से ही सारी बात नहीं बन जाती, क्योंकि बिजनेस में फायदा हुआ नुकसान हुआ ये यदि जानना है, हमारा एसेट्स प्रॉपर यूज हो रहा है कि नहीं, लायबिलिटी कितनी है, कितनी होनी चाहिए, ये सारी बातें यदि जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। और यदि आप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना चाहते हो तो बेटे उसके लिए आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो बेटे ये थी पूरी राम कहानी, इसी को बेटे हमने नाम दिया, बताओ क्या,
नीड ऑफ अकाउंटिंग, क्यों अकाउंटिंग पढ़ते हैं। तो अब आपसे यदि कोई पूछे कि अकाउंटिंग हमने क्यों पढ़ना चाहिए, तो ये अब आप बड़े आराम से बता सकते हो कि मैं भैया अपने बिजनेस की रिजल्ट जानना चाहता हूँ, मैं अपने बिजनेस के सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करना चाहता हूँ, अपने एसेट्स को कंट्रोल करना चाहता हूँ। यदि ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में हो, हर चीज, और हम उसको मैनेज कर सके प्रॉपर, तो उसके लिए हमें अकाउंटिंग तो करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। तो बेटे अब आप इस सिचुएशन में आ गए कि अब आपको कोई भी अकाउंटिंग यदि पढ़ाए तो अब आपको अकाउंटिंग बड़े ही आराम से समझ में आ जाएगी। आपका बेसिक अकाउंटिंग का बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। इतना ही है इसमें, और कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच।